हेलो एवन, वेलकम टू पांडे क्लासेस। मैं शुभम कुमार पांडे स्वागत करता हूं आपका चैनल पांडे क्लासेस में। अगर आप मुझसे आज नए नए मिले हैं, मैं बता दूं कि आपका 9th क्लास का मैंने एक चैप्टर मैटर एंड कर रखा है केमिस्ट्री का पहले से, और 10th का बहुत सारा लेक्चर मैंने कर रखा है। ठीक, ये लेक्चर जो है आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9th के, उस पर बेस्ड है ये लेक्चर। इसके बाद आपका लेक्चर जो होगा 9th का हिस्ट्री का, वो कंटिन्यू रहेगा हर एक दिन 2 दिन बीच करके। और इस मंथ में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट मंथ से हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री आपका SSTV लेके चलेंगे, जैसे 10th का चलता है पर डे क्लास, उस तरह से आपका भी चलेगा। लेकिन कुछ इस महीने तक कुछ दिक्कत है सो हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर खत्म करके ही इस मंथ से आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आपका जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर है वो क्या है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म। 14 जुलाई 1789 में कि जो सुबह था पेरिस में, वो एक आतंक का माहौल का शुरुआत था। यानी कि पेरिस का जो सुबह था 14 जुलाई का, वो एक आतंकी यानी कि आतंक की तरह था। अलार्म इसका होता है एक भयावह घटना। अलर्ट, अलर्ट समझ रहे हैं ना, कि जो सब उसको बोलते हैं लोग कि ये जिला काफ़ी अलर्ट पे है, समझ रहे हैं उस तरह का। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। राजा आदेश दिया था अपने सेनाओं को कि जाओ सिटी में घूम के आओ। बट रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। लेकिन अफवाह ये थी कि राजा ने आदेश दिया है कि कुछ देर के बाद क्या करिए कि ओपन फायर यानी खुलम खुला गोलीबारी करिए। मतलब कि जो उनके सेना जो सिटीजन्स हैं यानी कि उनके प्रजा है उस पर गोली चलाने के लिए आदेश दिए। इनका एक क्या था, एक अफवाह उठ चुका था कि राजा ने आदेश दिया है कि उनकी प्रजा पर खुलेआम गोली चलाओ। इसके कारण क्या हुआ कि 7,000 मेंस एंड वोमेन्स गैदर इन द फ्रंट ऑफ टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया। इसके कारण क्या हुआ कि 7,000 औरत और मर्द एक जगह इकट्ठा हुए, कहाँ पे, टाउन हॉल में, और डिसाइड क्या किए कि हम लोग जन यानी पीपल मतलब जन, और मिलिशिया मतलब सेना, यानी जन सेना का गठन करेंगे हम लोग। 7,000 मेंस एंड वोमेन्स गैदर होकर डिसाइड किए। दे ब्रोक इन टू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म। उन्होंने कितने ही सरकारी जो दफ्तर थे उनमें ज़बरदस्ती प्रवेश किया ताकि ये देख सके कि वहाँ पे आर्म यानी कि हथियार वगैरह है कि नहीं है। सो समझ रहे हैं कितना इंटेंस सिचुएशन था उस समय का। यानी कि राजा आदेश दिया था जाओ घूम के आओ अपने सेना को, और लोगों में अफवाह ये थी कि राजा आदेश देने वाला है कि अब सबको गोली मार दो। समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बैस्टिल। अंततः एक बहुत 100 करीब करीब 100 लोगों का ग्रुप क्या हुआ, ईस्टर्न पार्ट जो होता है पेरिस सिटी का ईस्टर्न पार्ट जो था, उधर की तरफ आगे बढ़े और तोड़ डाले किसको, जो महल था, यानी कि जो फोर्ट्रेस प्रिजन द बैस्टिल। बैस्टिल जो एक महल था जिसमें कि कैद खाना भी कह सकते हैं उसको, उसको क्या किए ये लोग, तोड़ डाले। इसी बैस्टिल का जिक्र आपको आगे ही पढ़ना है। और पूरा 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 फ्रेंच रिवोल्यूशन ही करीब करीब पढ़ना है आपको 10th में, जब फर्स्ट चैप्टर पढ़िएगा हिस्ट्री का। अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा तो वहाँ पे पूरा समझ में आएगा, बिकॉज इसका काफ़ी सारा पार्ट यूज किया गया है हर एक जगह, नॉट इवन राइज ऑफ नेशनल यूरोप में, बल्कि इंडिया के रिवोल्यूशन में भी फ्रेंच का काफ़ी काफ़ी बड़ा हाथ है। बिकॉज यहीं से क्रांति का शुरुआत हुआ था, कि यहीं से आप डेमोक्रेसी का नींव रखा गया था। समझ रहे हैं। तो कितना कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आपको दिया गया है। अब इसे गौर से समझ के पढ़ें। ठीक, जहाँ पे डाउट हो प्लीज़ कमेंट। ओके नेक्स्ट क्या किए कि ये लोग जा करके बैस्टिल को तोड़ दिए, बिकॉज वेयर देर होप टू फाइंड होर्डेड एमुनेशन। इन लोगों को उम्मीद था कि जो बैस्टिल महल है उसके अंदर काफ़ी सारा एम्यूशन, एम्यूनेशन मीन्स होता है कि आपका हथियार, कि बहुत सारा हथियार वहाँ पाया जाएगा। इस कारण से उन्होंने क्या किया कि फोर्ट्रेस प्रिजन यानी जो कैद खाना था, यानी जो महल था कैद खाना वाला, उस बैस्टिल महल को इन लोग गिरा दिए। ठीक, इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बैस्टिल वॉज किल्ड एंड द प्रिजन रिलीज। जो लड़ाई हुआ था उसमें क्या हुआ, जो कमांडर था बेस्टिल का वो मारा गया, और जो प्रिजन थे यानी कि जो जो कैदी थे उसके अंदर, उनको छुड़ा लिया गया। चूंकि वो कैदी सिर्फ 7 थे, वही लिखा हुआ है, दो देर वेर ओनली 7 ऑफ देम। ओके, येट द बेस्टिल वाज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। और देखिए, महल को गिराने का मेन वजह ये भी था कि जो बैस्टिल था ना, उसको सब घृणा करते थे उससे, बिकॉज उसको माना जाता था क्या, कि जो राजा का सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं पावर है ना, बैस्टिल के साथ ही है, डिस्पोटिक पावर। जैसे कि मान लेते हैं
कि अगर किसी देश को अमेरिका पे अटैक करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, व्हाइट हाउस पे अटैक करेगा, बिकॉज पूरे अमेरिका का मेन पावर जो होगा वो व्हाइट हाउस से डिसाइड होता है। जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, हमारा पार्लियामेंट हो गया, उस तरह से वहाँ पे होगा। यहाँ पे कोई मान लीजिए ट्रूप्स पे अटैक करना चाहे तो हमारे ताजमहल को कुछ हार्म पहुँचा सकता है। उसी तरह जो वहाँ के जो प्रजा थे वो लोग सोचते थे कि जो राजा का जो डिस्पोटिक पावर है वही बैस्टिल में किला में है, इस बैस्टिल किला को ही गिरा दो। ठीक, वही बात है। द फोर्टेस्ट was demolished and its stone fragment were sold in the market to all those who wish to keep as a souvenir of destruction। जो फोर्टिस था, ये जो महल था, उसको तोड़ करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बाजार में बेच दिए गए। और ये टुकड़े वो लोग खरीदे जो इसका प्रतीक रखना चाहते थे घर में, कि हाँ देखिए कैसे किला को तोड़ के हम लोग अपना आज़ादी पाए थे। उसको एक प्रतीक के रूप में रखने के लिए कुछ लोग इसको खरीद भी दिए थे, यानी कि ढहाने का प्रतीक, यानी सर्वेनियर ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूप में इसको लोग घर में सजा कर रखने लगे, जो फोर्ट्रेस का टुकड़ा था उसको भी। नेक्स्ट देखिए, द डेज डेट फॉलोड सो मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। जो दिन चल रहा था, यानी शुरुआती दिनों में, यानी राइटिंग यानी क्या होता है कि आपका जो विद्रोह का रूप है वो कंटिन्यूस चलता रहा। कहाँ पे? पेरिस में और बाकी इसके कंट्री साइड यानी बाकी शहरों में। ठीक, मोस्ट पीपल वे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। कुछ लोग जो प्राइस का, ब्रेड का जो दाम बढ़ा है उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक इन द टाइम दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि बहुत सालों बाद, मतलब बहुत दिन बाद, जब जब हिस्टोरियन है, जो इतिहासकार है, जब इस पन्नों को वापस से देखते हैं तो उनको लगता है कि कैसे एक कड़ी जुड़ी थी, इस पूरे घटना की एक कड़ी जुड़ी थी, जो कि अंततः राजा का फांसी लगने तक खत्म हुआ। समझ रहे हैं? यानी कि जो एक कड़ी है वो कितना लंबा चौड़ा कड़ी है, ताकि इस कड़ी का शुरुआत तो यहाँ से हुआ, लेकिन जो अंत हुआ वो राजा के फांसी से हुआ। इसको एक इतिहासकार देखते हैं। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। कितना लोगों को तो उम्मीद भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा कि राजा को फांसी लगेगा, ऐसा उम्मीद भी नहीं था। अब ये कैसे और क्यों हुआ, चलिए पढ़ते हैं। ठीक, इसके बारे में पढ़ते हैं। और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक द सेशन एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड ऑल्सो, एंड इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब द चैनल डू सब्सक्राइब इट ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में फ्रेंच का सोसाइटी कैसा था उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, इन 1774 लुई 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ द किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। देखिए, लुई 16 जो थे 1714 में, एक बुर्बो राजवंश का एक राजा थे, जिन्होंने क्या किया कि फ्रांस में अपनी राजगद्दी संभाली। जब उस समय राजगद्दी वो संभाले थे, उस समय मात्र वो 20 साल के थे, और उन्होंने शादी कर लिया ऑस्ट्रियन की जो प्रिंसेस थी, यानी ऑस्ट्रियन की जो महारानी थी और राजकुमारी थी, मैरी एंटोनिटी, उनसे इन्होंने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। ठीक, अपॉन हिज सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। जब उनका शासन शुरू हुआ था तो उनको क्या दिखा कि जो राजा, जो नए राजा थे, उन्होंने क्या पाया कि उनका जो राजकोष है वो खत्म हो चुका है। लॉन्ग ईयर ऑफ वार हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। काफ़ी लंबे समय तक चले गए युद्ध के कारण जो फाइनेंशियल, यानी कि जो आर्थिक फाइनेंशियल जो स्थिति है, वित्तीय स्थिति जो है फ्रांस के, वो काफ़ी सूख चुके हैं। ड्रेन मतलब होता है सूखना, यानी कि काफ़ी खत्म हो चुके हैं, फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक है। समझ रहे हैं? एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा एडवांटेज कोर्ट एट द इमिनेंस प्लेस ऑफ वर्सलेस। देखिए, इसके अलावा कितना ही मेंटेनेंस लगता था, जो प्लेस था, यानी कि राजा का पैलेस था वर्सेल्स, उसमें कितना ही कोर्ट, कितना मेंटेनेंस ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट थे वहाँ का वर्सैलिस जिसको बोलते हैं हम लोग, एक्स्ट्रावांटेज कोर्ट जो था प्लेस ऑफ वर्सैलिस, उस कोर्ट को मेंटेनेंस करने में कितना पैसा लगता था। चूंकि देखिए, पहले तो खजाना खाली है, राजकोष खाली है, ऊपर से उसको मेंटेनेंस में इतना पैसा लग रहा है। समझ रहे हैं? अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। उसी समय फ्रांस हेल्प, जो लुई 16 था, वो 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया था ताकि वो आज़ादी पा सके। किससे? ब्रिटेन से आज़ादी पा सके। द वार एडेड मोर देन अ लिब्रे टू डेब्ट दैट ऑलरेडी राइज टू द मोर देन 2 बिलियन लेवरेज। जैसे हम लोग के यहाँ रुपी होता है, उस समय वहाँ पे चलता था लिवरेज। तो देखिए, ये जो वार हुआ था उसके कारण 1 बिलियन लेवरेज तो पहले से चढ़ गया। अब पहले से 2 बिलियन, 1 बिलियन पहले से था, जिसके कारण अब टोटल क्या हो गया, 2 बिलियन लेवरेज का कर्ज चढ़ गया इस पे। किस पे? समझ में? यानी कि फ्रेंच सोसाइटी पे, यानी कि लुई 16 के राजा पे 2 बिलियन लिवरे का कर्ज चढ़ चुका था। चूँकि 1 बिलियन लिवरे तो खर्च हो गया किसको, 13 कॉलोनी ऑफ अमेरिका को आज़ाद कराने में, और एक लिवरे पहले से था कर्ज। समझ रहे हैं? नेक्स्ट, लेंडर्स हु गिव देयर स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। जो लेंडर्स यानी कि जो जमींदार थे, जिन्होंने ज़मीन दे रखा था क्रेडिट पे,
वो अब चार्ज करने लगे 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स, यानी जो लोन्स देते थे उस पर 10% इंटरेस्ट, 10% ब्याज वो लोग मांगने लगे. सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन. तो इसलिए फ्रेंच गवर्नमेंट का कितना ही सारा परसेंटेज जो है इंक्रीज करने वाला, जितना ही परसेंटेज था, फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ द बजट ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट अलोन. कितना ही उनको अकेले खर्च करना, वहन करना पड़ता था. देखिए, अब इसके कारण टू मीट इट रेगुलर एक्सपेंसेज सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज द टैक्सेस. देखिए, अब सारी जरूरतों की पूर्ति के लिए, जैसे कि हमारा हो गया आपको आर्मी का मेंटेनेंस करने के लिए, उस कोर्ट वर्सेस कोर्ट को मेंटेन करने के लिए, या फिर अपने गवर्नमेंट को चलाने के लिए, और यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए राजा को जरूरी था कि वो राजा क्या किया कि इंक्रीज, यानी कि ज़बरदस्ती क्या किया कि टैक्स बढ़ा दिया, यानी कि अपने राज्यों में कर को बढ़ा दिया. येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव sufficed. French society in 18th century was divided into 3 states and only member of third state was paid taxes. देखिए, चूंकि ये भी यद्यपि इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट, ये मेजर भी मतलब ये जो काम कर रहे थे टैक्स बढ़ाने का, ये भी सफिशिएंट नहीं हो पाया. बिकॉज जो फ्रेंच सोसाइटी था उस समय 18वीं सदी में, वो 3 पार्ट में टूटा हुआ था, जो जिसमें कि जो एक मेंबर था जो कि थर्ड स्टेट, उसी को सिर्फ पूरा टैक्स पे करना पड़ता था. सोचिए, बटा हुआ था उस समय 3 विभाग में, लेकिन बस एक विभाग को पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ता था. ये तो कितना नाइंसाफी. अगर अभी के समय हो तो हम लोग भी विद्रोह करेंगे ही ना यार. ओके, नेक्स्ट देखिए. The society of a state was the part of feudal system that dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe the society and institution before 1709. देखिए, एक ओल्ड रिजिम नाम का, ओल्ड रिजिम क्या होता है, जिससे हम लोग पता करते हैं कि 1789 से पहले फ्रेंच का रिवॉल्यूशन का सोसाइटी कैसा था, इसके टर्म को बोलते हैं हम लोग ओल्ड रिजिम. ठीक है, देखिए, तो सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज द पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम. जो स्टेट का सोसाइटी था, समाज था स्टेट्स का, वो क्या था, एक फ्यूडल सिस्टम, यानी कि जो दास प्रथा होता है, यानी फ्यूडल यानी कि जो कर होते हैं उसके में बंधा होता है. फिगर 2 देखिए, आपको यहाँ फिगर 2 दिख रहा होगा. देखिए, फर्स्ट स्टेट क्या है, कलर्जी है. सेकंड स्टेट क्या है, नोबिलिटी है. और थर्ड स्टेट में कौन कौन आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, मर्चेंट्स आते हैं, कोर्ट्स ऑफिसर आते हैं, लॉयर्स आते हैं, स्मॉल पीजेंट्स आते हैं, लैंडलेस लेबर आते हैं, पीजेंट्स आते हैं, आर्टिसन आते हैं. ऐसे एक डिवीजन हुआ था सोसाइटी का, किसमें, फ्रेंच रेवोल्यूशन में. देखिए, फिगर 2 शोज दैट हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन द फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड. देखिए, जो पीजेंट्स थे वो 90% पॉपुलेशन में थे, समझ रहे हैं. हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड एंड दे कल्टिवेटेड. लेकिन उसमें से कुछ ही के पास अपना जमीन था जिन पर वे जमीन अपना कल्टिवेशन कर पाते थे. अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स, द चर्च एंड देयर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट. 60% जमीन किसके हाथों में था, चर्च के हाथों में था, नोबल्स के हाथों में था, और जो रिचर मेंबर थे, नोबल्स में था जो राज परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके पास था, चर्च के पास था, और जो हायर क्लास थे थर्ड स्टेट में, जो हायर क्लास के थे, उनके पास अवेलेबल था. द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट, दैट इज द कलर्जी एंड द नोबिलिटी, इंजॉयड सर्टन प्रिविलेज बाय द बर्थ. कलर्जी यानी जो पादरी होते हैं, और जो नोबिलिटी यानी जो राज परिवार के लोग हैं, वो लोग बचपन से ही काफ़ी प्रिविलेज उनको मिलते आ रहा है, जन्म से अधिकार मिलते आ रहा है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वर एग्जम्पशन ऑफ फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट. इसमें सबसे बड़ी बात वो है कि उन दोनों के, यानी तो कलर्जी और नोबिलिटी, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेट, दोनों को कर नहीं दे, यानी जो स्टेट का जो टैक्स है वो टैक्स उनको नहीं देना होता है. ठीक. द नोबेल फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज. नोबेल जो होते हैं वो फ्यूडल प्रिविलेज इंजॉय करते हैं, यानी कि सब उनके अंदर सबके अंदर उनके अंदर काम करता है, यानी दासी वगैरह रहता है उनके पास, यानी वो लोग अपना खुद का एक बड़का वर्चस्व चलाते रहते हैं. ठीक. नेक्स्ट, दिस इंक्लूड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्साइटेड फ्रॉम द पीजेंट्स. और जो छोटे छोटे गरीब हैं, पीजेंट्स हैं, यानी किसान हैं, उनसे ये लोग क्या करते हैं, कर वसूल करते हैं. कौन, जो नोबेल्स हैं वो. पीजेंट्स वेयर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विस टू देयर लॉर्ड्स, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड, टू सर्व द आर्मी और पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड. देखिए, जो जो किसान उनके यहाँ काम करते हैं, उनको ज़बरदस्ती घर में काम किया जाता है, फील्ड में काम करवाया जाता है, आर्मी में भी कभी कभी भेज दिया जाता है, और कभी कभी रोड बनाने में भी यूज कर लिया जाता है. उनको एक दास की तरह ट्रीट किया जाता है. ठीक. नेक्स्ट देखिए, द चर्च टू एक्साइटेड इट्स शेयर एंड टैक्सेस कॉल्ड तिथेस फ्रॉम द पीजेंट्स. जो किसान लोग होते हैं उनसे क्या करते हैं लोग, तिथे नाम का एक कर लिया जाता है चर्च के द्वारा. एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट. दिस इंक्लूड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टैले. और जो एक डायरेक्ट टैक्स होता है इसको बोलते हैं टैले. टैले टैक्स भी देना पड़ता था किनको, मतलब जो थर्ड स्टेट थे उनको, चर्च को, तिथे के साथ साथ टैले नाम का भी एक कर देना पड़ता था. एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इसके अलावा अनगिनत बिना नाम का टैक्स भी देना पड़ता था.
विच वर लिव्ड ऑन आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक साल्ट एंड टोबैको, जो कि हर दम किसी न किसी चीज़ पे लग जाता है, जैसे कि आज नमक पे लग गया तो कल तंबाकू पे लग गया। जो भी नीड पर डे यूज करने का जो चीज़ है उसमें क्या करते थे लोग, कर पर कर लगाते जाते थे। ठीक, द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट दो टैक्सेस वाज ब्रोन बाय द थर्ड स्टेट अलोन, और जो पूरा भार था टैक्स का वो सिर्फ एक सोसाइटी पे था, जो कि था थर्ड स्टेट अकेला। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इस फिगर को गौर से देखिए, इसमें एक पीजेंट कैसे नोबल के सामने अपना पूरा सब कुछ डाल रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, यानी कि अपना जो ग्रेन्स यानी जो अपना आपका खनिज हो, अनाज हो गया, सो फ्रूट्स हो गया, फल्स हो गया, मनी पैसा हो गया, सलाद हो गया, द फैट लॉर्ड, और जो भूखा यानी कि जो दरिद्र टाइप का जो यानी जो राजा है, सिट्स देयर, और बैठा हुआ है, एंड रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, और पूरा पियाने के लिए तैयार है। ठीक, पूरा एकदम पूरा गवर्नमेंट की तरह हो गया, जितना भी सब कुछ आए अपना अपनाए नमा, समझ रहे हैं ना, उस तरह। ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद अ लुक, और मतलब इसके पास इतना नहीं है कि एक बार दया के भाव से उसको देखे तो सही। समझ रहे हैं इस राजा को कितना अति है, इसको दिखाया गया है पिक्चर के माध्यम से, देखिए आप। ओके, नेक्स्ट, अब बात था द स्ट्रगल टू सर्वाइव के बारे में बात करते हैं। देखिए, पॉपुलेशन जो था फ्रांस का वो 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गया कुछ ही सालों में, वही लिखा हुआ है। 1715 में था 23 मिलियन, और 1789 में हो गया 28 मिलियन पॉपुलेशन हो गया फ्रांस का। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, जिसके कारण अनाज की सख्त मांग होने लगी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड्स, और जितना मांग था उतना तो पैदावार हो ही नहीं रहा था, समझ रहे हैं। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली, जो पर डे यानी कि सबका एक आधुनिक भोजन था, यानी जो ब्रेड यानी रोटी जो था वो सबका था, क्या था, स्टेपल डाइट ऑफ मेजोरिटी, यानी बहुत मेजोरिटी का एक डाइट था रोटी, उसका दाम क्या होगा, रोज रैपिडली यानी बढ़ने लगा अचानक। ठीक है, मोस्ट वर्कर वेर एम्प्लॉयड एज लेबर इन द वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेजेज, और जो लोग काम करते थे वर्कर किसी लैंडलॉर्ड के पास, उन्होंने अपना वर्क यानी उसका जो पेमेंट था उसको क्या कर दिया, वो लोग फिक्स कर दिए थे। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड, इसके कारण क्या हुआ, जो गरीब और अमीर थे उनमें एक भेदभाव की भावना बढ़ने लगा, एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ओके, थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्रॉट एंड हेल्थ रिड्यूस द वार्वेस्ट, और जब भी पैदावार को जो ड्रॉट ने सूखा पड़ता था, और कभी कभी जानवर वगैरह से क्या होते थे, ये हार्वेस्ट भी खराब होते थे, तब तो और ही भुखमरी की स्थिति आ जाती थी। वही लिखा हुआ है कि दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रीजन। 1789 से पहले तो ये हमेशा होता था कि सब्सिस्टेंस करने में होता है कि आपको जीविका पर भी, यानी कि जो खाना है, हम लोग खाना खाते हैं, उस पर भी रोक लग जाए, इतना स्थिति खराब हो जाए। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और कोविड-19 के कारण, सोचिए कि जब ये खत्म होगा तो कितना ही हम लोग का क्या स्थिति होगा, क्या इकोनॉमिकल कंडीशन होगा, क्या फाइनेंशियल कंडीशन होगा, कैसे हम लोग अपना जीवन यापन करेंगे कुछ मंथ तक। तो इस तरह का सिचुएशन वहाँ भी था। और इसमें मान लीजिए कि अगर अभी कंटिन्यूअस लॉकडाउन हो जाए, फुल लॉकडाउन हो जाए कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, खाने पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आफत हो सकती है, पैसा रखते हुए भी हम लोग उस पैसा को यूज़ नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं ना। और जिनका पैसा नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, आप समझ सकते हैं। तो कैसा स्थिति होने वाला है, उस समय का कैसा स्थिति था आप भी समझ पा रहे होंगे अभी की स्थिति से। ओके, नेक्स्ट, ग्रो मिडिल क्लासेज इन्वेस्टिंग द एन इन टू प्रिविलेज, कैसे प्रिविलेज को खत्म किया गया इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इन द पास्ट यानी कि भूतपूर्व में, देखिए, पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड सिक्योरिटी, जो पीजेंट्स थे और जो वर्कर थे वो लोग पार्टिसिपेट करते थे रिवोल्ट्स अगेन, यानी विद्रोह करते थे, जो टैक्स बढ़ रहा है या फिर जो फूड स्कार्सिटी है उस पर लोग विद्रोह करते थे। बट दे लैक्ड द मीन्स दैट प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर, लेकिन इनके पास एक उस तरह का हथियार नहीं था, उनके पास साधनों की कमी थी, जिसके कारण क्या कहिए, साधनों की कमी थी, जिसके कारण वो लोग फुल मेजर यानी कि पूरा अच्छा तरीके से इस मेजर को इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, और सोशल इकोनॉमिकल ऑर्डर में फेल कर जाते थे। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यूज आइडियाज। अब ये जिम्मेदारी उन पर चली गई जो कि काफ़ी शिक्षित परिवार है, जो कि काफ़ी अमीर है, उसी स्टेट यानी थर्ड स्टेट जिनको कर्ज पे करना था, उसमें भी तो कुछ अमीर थे ना यार, उस अमीर में और जो पढ़े लिखे हैं थर्ड स्टेट में, उन पे जिम्मेदारी चला गया कि कैसे नए नए तरीक़ों से हम लोग आज़ादी पाएँ और इस प्रिविलेज को ख़त्म करें, जो दूसरे को जो जन्मसिद्ध अधिकार मिला हुआ है उसको ख़त्म करें, और हम लोग को जो ये कर देना है उसको भी ख़त्म किया जाए। ओके, सो देखिए आगे, द 18th सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप टर्म्ड एज द मिडिल क्लास। 18वीं सदी इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक नया सोशल ग्रुप बना जिसका नाम पड़ा मिडिल क्लास, हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल दैट वेर आइदर एक्सपोर्टेड और ब्रॉट बाय द रिच मेंबर सोसाइटी।
जो मिडिल क्लास जो टर्म हुआ था, वो लोग कैसे अपना धनी मनी बने थे, वो लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे, समुद्री व्यापार। किस चीज़ का? उलेन यानी कि रुई का, यानी कि आपका ऊन का, और सिल्क का, रेशम का। वो लोग क्या करते थे, टेक्सटाइल था उनके पास, वो लोग क्या करते थे, निर्यात करते थे, नहीं बाहर भेजते थे समुद्र द्वारा, या फिर उनको वो लोग खरीद लेते थे जो कि काफ़ी रिच थे, जो सोसाइटी के रिच पर्सन थे, मेंबर थे। वो लोग क्या करते थे, उनका जो बनावटी कपड़ा है, जो भी सिल्क है, उलेन है, उसको खरीद लेते थे, या वो लोग क्या करते थे, उसको बाहर बेच देते थे। समझ में आ रहा है? In addition to the merchant and manufacturer, the third state include professions such as lawyer और administrative official। इनके अलावा जो लॉयर सब थे, यानी जो वकील थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल सब थे, वो लोग भी इनका साथ दिए। ऑल ऑफ दोज वेर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाई बर्थ। जो उन लोग का जो एजुकेटेड लोग थे, वो लोग मानते थे कि कोई भी ग्रुप को एक जन्मसिद्ध अधिकार नहीं मिलना चाहिए। रैदर अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। लेकिन उस तरह समाज में सब जो पर्सन है, उसका जो उसके मेरिट के हिसाब से उसका एक स्थान होना चाहिए। समझ में आ रहा है? दिस आइडिया इन वाइजिंग सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वेयर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स सच एज जॉन लॉक एंड जॉन जैक रोसो। देखिए, इस आइडिया को कि सबको एक इक्वल लॉ और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, नहीं सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ साथ सबको सामाजिक सब एक साथ रहे, यानी कि इक्वल समानता रहे सबके बीच में। इसी कारण इसके आइडिया को जो आगे लेके गए वो थे जो महान फिलोसफर सब थे, जैसे कि जॉन लॉक, जॉन जैक रूसो। इन इज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नाम का बुक था किनका, लॉक का, साउट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट, जिसमें हम लोग जिसमें बताया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन के बारे में और एब्सोल्यूट राइट के बारे में बताया गया था, क्या जन का क्या अधिकार है, इसके बारे में टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नाम के बुक में जॉन लॉक इसको लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट, Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on social contract between people and the representative। रूसो जो आइडिया लेके आगे बढ़ रहे थे वो था कि एक ऐसा समाज का गठन किया जाए, कि ऐसा राज्य का गठन किया जाए जिसके राजा और प्रजा में आपसी सहमत हो। ठीक, इन द स्पिरिट ऑफ लॉ, एक मॉन्टेस्क्यू नाम के भी थे फिलोसफर जिन्होंने अपना द स्पिरिट ऑफ लॉज नाम के बुक में लिखा था कि डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, कि पावर को बांट दिया जाए, लेजिस्लेटिव अलग, एग्जीक्यूटिव अलग और जुडिशियरी अलग, न्यायपाल अलग, ऐसे करके तीनों पार्ट को बांट दिया जाए, जैसे कि अभी इंडिया में चल रहा है उस तरह से मोंटेस्क्यू क्या चाहते थे कि जो लॉ था उसको बांट दिया जाए तीन तीन गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक, दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू द फोर्स इन यूएसए आफ्टर द 13th colonies declared the independence from Britain। द अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंड दिस गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर पॉलिटिकल थिंकिंग इन फ्रांस। देखिए, जब फ्रांस आज़ाद करवाया था यूएसए को ब्रिटेन से, ठीक है, अमेरिका को जब आज़ाद कराया था ब्रिटेन से 13 कॉलोनी को, तो उन्होंने ये आइडिया को फॉरवर्ड किया, जो मॉडल था मॉन्टेस्क्यू का उसको फॉलो किया, और द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूट एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वाज इंपॉर्टेंट। और उन्होंने सबको बराबरी का अधिकार भी दिया, और इससे पता चलता है कि कैसे फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर अच्छा सोचते थे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, द आइडिया ऑफ दिस फिलोसफर वेयर डिस्कस एक्सटेंसिवली इन द सैलून्स एंड कॉफी हाउस एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू द बुक्स एंड न्यूज़पेपर। देखिए, जो फिलोसफर्स का जो आइडिया था वो नाई के दुकानों में, चाय के टपरी पे, एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड लोगों के साथ किताबों के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से सब जगह ये आइडिया फैलने लगा। दोज वेर फ्रिक्वेंटली रीड अबाउट अलाउड इन द ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु वुड नॉट रीड एंड राइट। कुछ लोग क्या करते थे, इसको लाउडली पढ़ते थे ताकि जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग नहीं पढ़ सकते, उनको भी ये न्यूज़ समझ में आए, उनको भी आइडिया समझ में आए। द न्यूज़ डेट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेज ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज। अब क्या हुआ कि एक ऐसा खबर आने लगा कि लुई 16 जो है प्लान कर रहा है कि एक अलग सा टैक्स बढ़ाया जाए टू जो एक्सपेंस है, यानी कि जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए एक अलग से टैक्स बढ़ाया जाए। इसी कारण क्या हुआ कि पूरे राज्य में एंगर फैलने लगा, क्रोध बढ़ने लगी, और एक विद्रोह का भावना जगने लगा सभी प्रिविलेज को ख़त्म करने के चक्कर में। समझ में आ रहा है? तो ये रहा आपका फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी लुई 16 के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेकेंड टॉपिक जो है इस बुक का, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग होमवर्क करिए, इतना हम लोग पढ़ाएं, उसमें क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन द स्टेट ऑफ अलार्म इल्यूसिडेट, यानी कि अब बताइए कि कैसे 14 जुलाई 1789 को जो पेरिस था वो एक अलार्म की स्थिति में था, यानी कि जो आतंक के माहौल में था। इसको डिस्क्राइब करना था, जो पहला पेज पढ़े थे उसका आंसर इसमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग लुई 16। लुई 16 के समय में सोसाइटी का कंडीशन क्या था, ओल्ड रिजिम क्या था, इसके बारे में लिखना है इसमें। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ थर्ड स्टैंड इन 1789, 1789 में
थर्ड सेट जो था उसका क्या रोल था, कैसे करता था, कैसे उसका राइट नहीं था, कैसे वो पे करता था, इसके बारे में लिखना है। उसका नेक्स्ट लिखना है व्हाट इज द सबस्टिट्यूशन क्राइसिस, सबस्टिट्यूशन क्राइसिस क्या होता है उसके बारे में लिखना है, चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज द रोल ऑफ फिलोसफर सच एज जॉन लॉक, रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू, इनका रोल क्या हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, इनके बारे में आपको लिखना है। ये 5 क्वेश्चन इस टॉपिक के लिए हो गए। तो अब मिलते हैं अगले 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 वीडियो में, यानी कि अगले पार्ट में। तब तक के लिए अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए होगा, यानी कि जो पढ़ा है इसका पूरा नोट्स चाहिए होगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। या फिर आप क्या करिए कि 7781053775 पर भी आप मैसेज करके मुझसे जुड़ सकते हैं। लेट मी मेक माई नंबर टू यू, ओके, प्लीज़ वेट अ व्हाइल, हियर यू गो, दिस इज 7781053775. In this number you can join me and ask for a PDF and I will provide you the PDF, okay. So if you enjoy the session, thank you so much guys, and hope, आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, मैंने जो समझाया उसको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक द सेशन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग्स योर फ्रेंड्स, ओके। एंड सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।